नमस्कार दोस्तों, सोमवार की सुबह और आपका स्वागत है। और आज मार्केट देखो तो मार्केट ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही। सबसे पहले सॉरी गाइस, मेरे आवाज़ ठीक नहीं है, थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो जस्ट पार्डन मी फॉर दैट। लेकिन ये 15-20 मिनट का वीडियो ज़रा बनाते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि एफआई की मूवमेंट कैसी रही है। काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू के, कब इनकी सेलिंग रुकेगी। तो एफआई अगर आप देखो ना, तो ऐसा नहीं कि इस साल में सेल किया है या 24 में सेल किया है। पीछे 3 साल से उनकी कंटिन्यूस सेलिंग फिगर है। अगर मैं यहाँ देखूँ, मैंने कुछ डेटा निकाला था, तो अगर आप देखो 2024 में एफआई ने 3,04,000 करोड़ की सेलिंग की है, कंपेयर टू दैट डीआई ने 5,27,000 की बाइंग की है। अगर हम लोग 23 की बात करें, 16,000 की सेलिंग की है, जबकि डीआई ने 1,81,000 की बाई की है। 2022 की बात करें तो 2,78,000 की सेलिंग की है, जबकि डीआई ने बाय किया है 2,75,000। एंड जब हम बात करते हैं 21 की ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़, और डीआई ने बाई किया है 79,000। तो अगर हम लोग पिछले कहते हैं ना 3.5 साल का भी अब लोग देख ले, तो 7 लाख की सेलिंग की है, जबकि डीआई ने बाइंग किया है 10 लाख करोड़। नाउ दैट शोज के इंडियन मार्केट जो है ना, वो अभी एफआई में डिपेंडेंट नहीं है, काफ़ी हद तक वो डीआई पे शिफ्ट हुआ है। और उसके वजह से हम लोग बचे हुए ना। ये अगर आप मार्केट में देख रहे हो कि सिर्फ 10% करेक्शन क्यों है, इवन दो एफ आई सेलिंग सो मच, द रीजन इज डी आई इज बाइंग। वो तो आप लोगों को पता है। और यहाँ से क्या होगा कि जिससे एफ आई वापिस आ सके, वेल एफ आई का वापस आने का एक ही रीज़न हो सकता है कि अगर हमारा क्वार्टरली अर्निंग थोड़ा ठीक होने लगे। क्वार्टरली अर्निंग इतना अच्छा नहीं रहा है, आपको भी पता है कि ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 24 क्वार्टर 2 का रिजल्ट अच्छा नहीं था। और यहाँ से भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन जो अपडेट्स आ रहे हैं, अपडेट्स थोड़ा पॉजिटिव सेंस ला रहा है। और यहाँ से अगर अगर ये जैसे 9 जनवरी से टीसीएस का रिजल्ट स्टार्ट होगा, वहाँ से अगर फर्क पड़ता है तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, तो अपने लिए बहुत ही बेटर रहेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट चलता है अर्निंग्स 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 पे। हाँ, कुछ टाइम पे सेंटीमेंट पे चलेगा, लेकिन वो वापस घूम फिर के अर्निंग पे आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एफआई की में भी क्या है कि देखो, यूएस बहुत स्ट्रांग हो रहा है, यूएस की इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है। बाय द वे, बिफोर आई गो, आपके कोई भी क्वेश्चंस है और वो सिर्फ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मैं आज जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर जो पेंडिंग थे, वो मैं अभी लेने वाला हूँ। सो प्लीज़ प्लीज़ विदाउट फेल आप Q&A में आपके क्वेश्चन डालें, सो मैं नॉर्मली अगले दिन ले लेता हूँ, ठीक है। और डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अब जब हम लोग यूएस की बात करें ना, यूएस की इकोनॉमी काफ़ी काफ़ी स्ट्रांग है। ओवरऑल ना उनमें रिजल्ट भी अच्छे आ रहे थे, और इसके वजह से ना उनको वहीं रिटर्न इतना अच्छा मिल रहा है कि वो क्यों इंडिया में इन्वेस्ट करें। और इसलिए काफ़ी एफआई की सेलिंग प्रेशर आप हमेशा देखते हो, और वो वापस यूएस मार्केट में जाता है। और रीज़न वही है कि ये टेम्परेरी फेज है गाइस। देखो, पहले ऐसा नहीं था। यूएस इकोनॉमी अभी बहुत ही सुपर स्ट्रांग हो गई है, पहले ऐसा नहीं था। यहाँ से वो फिर कोई चाइना में जाता था या कहीं और कंट्री में जाता था। हम लोग सोचते हैं कि चाइना में जाएगा, लेकिन चाइना में गया नहीं है, पैसा वापस यूएस में गया है। और ये रहेगा जब तक इंडियन इकोनॉमी रिवाइव ना करे। और यूएस इकोनॉमी अगर थोड़ी वीक होती है तो प्रॉब्लम होगा। दूसरा होता है कि ये जो डॉलर स्ट्रांग जाता है, जैसे डॉलर स्ट्रांग जाता है ना, एफआई के लिए प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो करेंसी फैक्टर भी आ जाता है। तो जब वो पैसे वापस ले जाते हैं ना, तब उनके लिए दिक्कत आती है। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई ओवरऑल अगर आप देखो तो कि कहाँ यूए डॉलर और रुपी इंडेक्स रुकेगा। रुपी अभी वीक ही होते जाएगा, शायद होता ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इतना वीक नहीं हुए जितना ग्लोबली सभी करेंसी वीक हुई है। आरबीआई ने बचा के रखा है, लेकिन कहाँ तक बचा के रखेंगे वो पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर डॉलर इंडेक्स 109 के आसपास घूम रहा है, वो और वीक हो सकता है, तो एफआई की सेलिंग बढ़ सकती है। क्योंकि उनको बेसिकली देखो, अगर यूएसडी आईएनआर में 5% का भी फर्क आ गया, तो उनका तो उतना रिटर्न कम हो गया ना। तो इसलिए करेंसी डीवैल्यू होती है, उसमें भी फिर प्रॉब्लम होता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या होता है कि एफआई सेल करके वापस अपने कंट्री जाते हैं। सो ये इसलिए स्ट्रांग लेना वो भी एक बड़ी दिक्कत है। जियो पॉलिटिकल क्राइसिस तो है, लेकिन चलो जियो पॉलिटिकल क्राइसिस का इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना ओवरऑल आप कह सकते हो ना कि ये डॉलर इंडेक्स और
क्वार्टर थ्री रिजल्ट का रहेगा, क्योंकि ये दो में बहुत ही फर्क पड़ जाता है और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर क्वार्टर थ्री अर्निंग्स अच्छी आती है और वहाँ हमें इम्प्रूवमेंट दिखता है, तो वहाँ एक अच्छा खासा एफआई का रिवाइवल आएगा, वापस बाइंग आएगी। आज तो दिख नहीं रहा है, ओवरऑल आप देखो एक लेवल पे ऊपर जाता है नीचे जा रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, और डॉलर इंडेक्स, ये दो चीज़ आपको हमेशा देखनी है, एफआई वापस आएगी कि नहीं आएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग लगता तो नहीं है, क्योंकि 3 साल से तो वापस नहीं आए, नेट बायर रहे नहीं है। अगर आप लोग 2015 की बात करो ना, 21.5% एफआई का शेयर था इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो कम होके अभी 15.98 हो गया है। और डीआई का शेयर अभी 16.23% हो गया। डीआई यानी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और सब जो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होती है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का शेयर एफआई से ज़्यादा है। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग का डिपेंडेंसी बहुत कम हो गया है। पहले तो एफआई अगर इतना बेचेंगे ना, तो अभी तक मार्केट तो ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा गिरा होता। लेकिन वो क्यों नहीं गिरा है? क्योंकि डीआई का सपोर्ट है। सॉरी, मैं बार बार वाटर पी रहा हूँ क्योंकि थोड़ा गला सूख रहा है। बाय द वे, जैसे मैंने बोला, आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। आई ट्राई टू टेक इट। आज शाम को भी एक वीडियो होगा, नॉर्मली मैं फ्रिक्वेंटली अभी वीडियो बनाऊंगा, वहाँ मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। कल के जो क्वेश्चंस थे वो मैं अभी लेने वाला हूँ। चल, तो क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करते हैं। और कल जो वीडियो था शाम का, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं देख लेता हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाँ, या सो पहला क्वेश्चन है कि प्लीज एक्सप्लेन अबाउट द प्राइस मूवमेंट ऑन ममता मशीनरी। ममता मशीनरी, ओके, ममता मशीनरी देख लेने दीजिए मुझे ज़रा। सो हाँ, ममता मशीनरी। ये तो भाई उल्टी सर्किट में चल रहा है यार, एक तरह से ये कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इसमें। और ये इसका ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, इतना आई थिंक ये क्या 3 इयर्स, और ओके, ये आईपीओ ही लगता है, ये आईपीओ ही आया हुआ है। और ओवरऑल ना, इसमें अभी कोई रिजल्ट अगर मैं देखूँ तो ठीक ठाक है, इतना ख़राब नहीं है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, 17%, 36% प्रॉफिट ग्रोथ है ओवरऑल। और ये आरओई भी ठीक ठाक है। आई थिंक आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। किसने ये क्वेश्चन पूछा है? ये क्वेश्चन पूछा है, 1 मिनट। ये क्वेश्चन पूछा है यशवंत कुमार ने, 5673। थोड़ा टाइम दीजिए इसको। आई थिंक थिंग्स विल बी सेटल। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है, ये आईपीओ ही लग रहा है मेरे को। और मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से चार्ट दिख रहा है और ये सब, तो आई थिंक थोड़ा टाइम दीजिए। ओवरऑल रिजल्ट ठीक ठाक है कुछ सालों से। ओके, अगर मैं वैल्यूएशन भी देखूँ तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, ओके, सॉरी, मैंने दूसरा का देख लिया, तो आई थिंक 35 का पी चल रहा है। ओवरऑल ठीक है। आर ओ सी 21, 24 ठीक है। और ये जो मशीनरी है बेसिकली, ओके, पैकेजिंग और उसमें आई थिंक वेट कीजिए आप, इसको इसको आप वेट कर सकते हो। ठीक है। यशवंत जी, अभी दूसरा क्वेश्चन है, बालाजी प्रभु, काइंडली गिव योर ओपिनियन ESF अनसिक्योर बॉन्ड। अब अनसिक्योर बॉन्ड की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहे हैं। उसमें एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टॉक जो अभी तक नीचे आया था, उसका मेन रीज़न था MFI लैंडिंग बुक। और उसमें काफ़ी लोगों ने प्रोविजन ऑलरेडी कर चुका है, ये ऑलरेडी 50% डाउन है। ऑफ कोर्स, तो बॉन्ड में भी बीटिंग आई होगी, अच्छी खासी बीटिंग आई होगी। लेकिन यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है ना, थिंग्स विल बी मच मच बेटर सिचुएशन फॉर ऑल दिस बैंक्स, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक प्रोविज़न कर चुके हैं। और ओवरऑल अगर मैं ये स्टॉक भी देखूँ ना, तो अभी तो ऑफ कोर्स यार बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। सस्ते में तो नहीं, यानी बहुत ही नीचे आ गया है, लेकिन ठीक है यार, ग्रोथ ओके है। कुछ खास नहीं है, लेकिन वो जो लास्ट टाइम इन्होंने जो प्रोविजन किया था ना, उसके वजह से बड़ा लॉस दिख रहा है। डोंट सेल इट नाउ। अगर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये इन्होंने जो प्रोविजन किया है,
उसके वजह से हुआ है। तो हमें ये जो क्वार्टर आएगा ना, उसका रिजल्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बालाजी प्रभु ने। तो बालाजी प्रभु जी, मेरे हिसाब से तो आई थिंक नो, यू शुड वेट, देखो क्या होता है, एंड देन यू टेक अ डिसीजन अबाउट दिस। ओके, अब आई एम टॉकिंग इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी अच्छा गाइस, इफ़ यू वांट गाइस, आप चाहते हो तो हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड कर सकते हो, जहां हम लोग भी स्टॉक रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो हमारी सर्विस भी आप वेबसाइट में जाके देख सकते हो, या सेशन भी अटेंड कर सकते हो, फ्री ऑफ चार्ज है। 1500 की कूपन साइज होती है, लेकिन वो अभी दे रहे हैं। तो अटेंड कीजिए तो आपको पता चलेगा यहाँ से कैसे इन्वेस्ट करें। लिंक दिया गया होगा, उसको क्लिक करना ज़रूर। चले, अभी प्रेमी बोल रहे कि हाय तपन, इट्स अ गुड टाइम टू एंटर ओएमसी लाइक HPCL, BPCL, चेन्नई पेट्रोलियम। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन OMC करंटली। द रीज़न इज, देखो यार, बहुत कुछ स्टॉक प्राइस पे डिपेंडेंट होता है, सॉरी पेट्रोलियम प्राइस पे डिपेंडेंट होता है, क्रूड ऑयल प्राइस पे डिपेंडेंट होता है। और ये अगर इन लोगों की हिस्ट्री भी देखो, 5 साल या 10 साल की, इन्होंने कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है ना। अगर IOC का देखो, 11% है, BPCL 5% है, HPCL 20% है। HPCL ने ठीक ठाक दिया है, MRPL ने ठीक ठाक दिया है, चेन्नई पेट्रोलियम ने अच्छा दिया था 5 साल में, लेकिन पिछले 1 साल से वो नेगेटिव में है। मेरे हिसाब से यहाँ प्रॉब्लम यही आती है कि ओवरऑल आपके पेट्रोलियम प्राइसेस भी बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। और अगर आपको इसमें ट्रेड करना है ना गाइस, आपको पता होना चाहिए कि कब एंटर करना है, कब बाहर निकलना है। ये साइक्लिकल स्टॉक्स नहीं है, साइक्लिकल कंपाउंडर्स नहीं है, कि कंपाउंडर्स नहीं कि भाई एक बार डाल दिया आप 10 साल भूल जाओ, नहीं। ये ऊपर जाएंगे, फिर वो नीचे भी आ सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ भी अगर आप देखो कि ये सब 50% डाउन है, MRPL, CPSCL, यानी चेन्नई पेट्रोलियम। हमने भी ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे टाइम पे रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन ऊपर के लेवल पे हम लोग भी निकल गए थे। मेरे हिसाब से नो, दिस इज नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। दिस इज व्हाट माय आंसर विल बी। अभी प्रेमी, होप यू गॉट द आंसर। अजीत साहू बोले 185 टाटा पावर एवरेज 226 में बाय किया है, क्या करना चाहिए उसमें? सो टाटा पावर, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं ये एक एक 2-2 मिनट का एनालिसिस कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग माय सजेशन। प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड देन ओनली इन्वेस्ट, मेरे बोलने पे नहीं जाना है। ओके, एंड ऑफ कोर्स वी प्रोवाइड सर्विसेज, वहाँ हम लोग फुल प्रूफ देते हैं, लेकिन ये जस्ट अ सजेशन, सो टेक इट इन दैट वे। ओके, टाटा पावर, ये मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अगर आप चाहो तो अजीत जी वो वीडियो देख सकते हो, पावर एंड रिन्यूएबल सेक्टर पे। आई थिंक ये सैटरडे रिलीज हुआ था शायद। तो प्लीज़ जाके देखिए, वो वीडियो से ही काफ़ी क्लैरिटी आएगी क्या हो रहा है टाटा पावर में और अदानी पावर, उन सब में। इन सब में टाइम लगेगा रिकवरी आने में। रीज़न ये है कि अभी रिन्यूएबल सेक्टर का है, कहते हैं ना, ग्रह दशा अच्छी नहीं है। और ये जो अदानी का केस हुआ, और काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं अदानी पे, उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। प्लस जो ट्रम्प साहब बोल रहे हैं ना वहाँ के, वो रिन्यूएबल सेक्टर के खिलाफ है। अब टाटा पावर को एक तरह से आप रिन्यूएबल पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो थर्मल से रिन्यूएबल जा रहा है। 2047, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे वांट टू बी 100% ग्रीन एनर्जी। तो जब इस तरह से मिशन, तो आपको दोनों साइड बाय साइड देखना है। मेरे हिसाब से टाटा पावर कंपनी अच्छी है, कंपनी ने डिसेंट रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। आपको रहना है रुके, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक दो क्वार्टर देखो, थिंग्स विल बी सेटल, देन यू कैन टेक अ डिसीजन, बट अदरवाइज यू कैन होल्ड फॉर दैट। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग गाइस। बार बार बोलना पड़ता है भाई, सेबी का रूल है, तो गलत ना चले जाए। सॉरी गाइस, मेरी आवाज़ थोड़ी कम लगे तो आपको प्लीज़ बेयर विथ मी आज के लिए। आई एम ट्राइंग टू गो टू डॉक्टर एंड गेट इट थिंग्स डन। ओके, चलिए, शिवम बोल रहे कि सर, पटेल इंजीनियरिंग में क्या करना चाहिए? पटेल इंजीनियरिंग बाय किया है 51 में। ओके, होल्ड और सिला, आई कैन होल्ड फॉर 1 ईयर पटेल इंजीनियरिंग। ओके, वेल पटेल इंजीनियरिंग अगर देखो तो काफ़ी अच्छा, ओवरऑल अपने टॉप से ऑलमोस्ट यू कैन से 35% डाउन है।
ठीक है। और ये जो आप लोगों को पता है कि ये वही है कि रोड्स, टनल्स, ब्रिजेस वो सब में इन्वॉल्व है। ये स्टॉक ओवरऑल रिटर्न है ना, अभी जब सब मार्केट भागा था तब अच्छा रिटर्न दिया था, डिसेंट रिटर्न दिया था इसने। और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा है। अभी थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में जा रहा है, अभी वो 18% से डाउन है, अपने टॉप से तो कितना डाउन है, वो ऑलमोस्ट 34% से डाउन है। आई थिंक आई यू शुड वेट, कंपनी बुरी नहीं है। अगर मैं इसका ग्रोथ देखूँ, ओवरऑल सब रेशियोज भी देखूँ, सब ठीक है। और यहाँ से भी जैसे ये H2 में गवर्नमेंट ज़्यादा ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी ना, तो इन लोगों को फ़ायदा आ सकता है। सो आई थिंक वन शुड वेट। ओके, एंड आई थिंक थिंग्स में गेट सेटल आफ्टरवर्ड्स। प्लीज़ वेट कीजिए, इसमें बने रहो। आपने कौन से लेवल पे बाय किया है? जस्ट अ मिनट। हाँ, आपने 51 में बाय किया है, अभी तो आपके पास, अभी तो 51 में यही है। आप अब बने रहे शिव। मोहित गुप्ता, please share your view on the Praj industry for the long term. Just a minute, guys. Praj industry, just a minute, guys. So talking about Praj Industries, ओवरऑल अगर मैं ये देखूँ, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका। अभी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास ही है ये। ठीक है, 5% ही डाउन है। अगर मैं देखूँ तो स- सब सही है यार इसका। रिटर्न भी अच्छा है एंड ऑल दैट, इवन प्रॉफिट ग्रोथ एंड ऑल दैट, रेशियोज भी ठीक ठाक है। ओके। और ये भी बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग कंपनी है, और वाटर प्यूरिफिकेशन और वो सब में अभी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग। दिस इज द स्टॉक नो यू शुड बी इन। ओके, कोई निकलने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वार्टर का रिजल्ट ओके आया था, इतना खास नहीं आया था, देन ऑल्सो it is remaining at a high. That means something is there and prospects are good. I think you should stay in this stock. ये क्वेश्चन किसने पूछा है? मोहित गुप्ता ने पूछा है। तो मोहित जी, आप ये क्वेश्चन में बन, अरे सॉरी, ये स्टॉक में बने रहे। आई थिंक थिंग्स लुकिंग बेटर फॉर प्राज, सो डोंट सेल नाउ। अंडरस्कोर VIAB पूछ रहे कि प्लीज शेयर कमेंट ऑन सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स। सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। देखो, ये मैं 1-2 मिनट में अपना व्यू दे रहा हूँ गाइस। आप प्लीज़ खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना, ठीक है। अगर इनकी बात करें ना, तो ये बहुत ही रिसेंटली कंपनी है। और नो, वायर हार्नेस, बॉक्स बिल्डिंग सॉल्यूशन, LED लाइटिंग सब में है। आई थिंक ये IPO आया था इसका। अब ये प्रॉब्लम यही होता है कि इन लोगों का ओवरऑल अगर देखो तो ये 51%, 42% डाउन है अपने लेवल से। ठीक है। और अगर मैं, एक मिनट, प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं। ठीक ठाक है यार, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, क्योंकि 2 ही साल हुए कंपनी को। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस कंपनी को। अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है और ये काफ़ी गिर चुका है। तो VIAB व्याब, आप नो थोड़ा इसको टाइम दीजिए। आई थिंक 1-2 क्वार्टर और रिजल्ट देखे, देन यू कैन टेक अ मच मोर informed decision what to do with this stock. But I think you should stay invested in this stock currently. Okay. रविंद्र कांबले 9629 बोले प्लीज शेयर एनालिसिस ऑफ नोसिल। नोसिल का भी यही प्रॉब्लम था कि ओवरऑल अगर ये स्टॉक की हम लोग बात करें, ठीक है, तो वही है कि केमिकल में है, और केमिकल आपको भी पता है कुछ साल में चल ही नहीं रहा है। ये तो भी एक लेवल पे अपना टॉप से ऑलमोस्ट 26% डाउन है। और केमिकल सेक्टर में काफ़ी एक्सपेक्टेशन था कि ये रिकवर होगा, जैसे US और यूरोप सब रिकवर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इट इज़ टेकिंग टाइम। तो आपको वेट करना पड़ेगा। ये ओवरऑल 5 साल में तो 17% का रिटर्न, 3 साल में तो कोई रिटर्न ही नहीं दिया है। अगर पेशेंस है, रुक सको तो रुको, नहीं तो टाइम लगेगा इसमें। क्योंकि ये अकेले इसकी बात नहीं है, आप कोई भी केमिकल कंपनीज देखो ना, इन लोगों ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन कभी ना कभी तो साइकिल टर्न होगी, तो आपको 1-2 क्वार्टर की पेशेंस हो,
तो आप इसको रख सकते हो। अभी तो साइकिल बेरिश लग रही है, अभी तो कुछ चल ही नहीं रहा है इस सेक्टर में। लेकिन जैसे जैसे थिंग्स विल बी बेटर, आई थिंक दिस में गिव यू अ बेटर रिटर्न एंड ऑल दैट ओवर द टाइम। सो पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। दैट इज व्हाट माय आंसर विल बी ऑन दिस, क्योंकि इट मे टेक टाइम। ठीक है गाइस, तो आई थिंक यहाँ तक रखते हैं। आई थिंक मैंने अभी तक के क्वेश्चंस तो दिए, आंसर दिए, और बाकी सब मैं बाद में ले लूँगा। चलिए तो गाइस, होप आपको भी वीडियो अच्छा लगा, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप नए हमारे नेक्स्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हो, वो लिंक ज़रूर कर लेना वेबसाइट की। ठीक है, चलिए, बाय बाय।